हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ सरकार सिर्फ दिल्ली से नहीं चलती। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारे राज्यों की अपनी सरकारें कैसे बनी हैं और वो असल में काम कैसे करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतनी विविधताओं वाला देश अपने अलग-अलग राज्यों को चलाता कैसे है? मतलब सोचिए, सैकड़ों भाषाएं हैं, अनगिनत संस्कृतियां और 28 राज्य। आखिर ये सब एक साथ मिलकर चलते कैसे हैं? और इसका जवाब, अब माने या ना माने, एक आईने में छिपा है। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका अपनाया। उन्होंने तय किया कि राज्य सरकारों का ढांचा लगभग पूरी तरह से केंद्र सरकार की ही कॉपी होगा, बिल्कुल वैसे जैसे आईने में कोई अक्स दिखता है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये सरकार बनी कैसे है, इसकी असली ताकत किसके पास है, कानून कैसे बनते हैं, गवर्नर की एक खास पावर क्या है और आखिर में इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस छोटी सरकार की। देखिए, हर राज्य की सरकार असल में केंद्र सरकार का ही एक मिनिएचर वर्जन है और हमारे संविधान का पार्ट 6 मतलब भाग 6 इसी छोटे संस्करण का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। ठीक है, तो सरकार का ढांचा तो समझ लिया, पर असली पावर किसके पास है? राज्य चलाता कौन है? तो केंद्र की ही तरह यहां भी शक्ति दो हिस्सों में बटी है। एक वो जिसके नाम पर फैसले होते हैं और दूसरा वो जो असल में फैसले लेता है। तो पहला और सबसे सीधा रिफ्लेक्शन देखिए, गवर्नर और प्रेसिडेंट का। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, मतलब संवैधानिक प्रमुख, ठीक वैसे ही राज्य में गवर्नर हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि असल पावर इनके हाथ में नहीं होती, ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो फिर असली पावर है किसके पास? भाई, जैसे सेंटर में असली कमान प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का असली चेहरा होते हैं। वो अपनी मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर राजकाज चलाते हैं। तो अगर गवर्नर के रोल को समराइज करें तो वो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और राज्य के सारे सरकारी काम फॉर्मली उन्हीं के नाम पर होते हैं। यहां तक कि उनके पास कुछ क्षमादान की शक्तियां भी होती हैं। अच्छा, तो सरकार चलाने वालों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं कानून बनाने वालों की, मतलब राज्य का विधानमंडल, वो जगह जहां नियम और कानून बनते हैं। अब ये विधानमंडल भी दो तरह के होते हैं। ज्यादातर राज्यों में आपको एक ही सदन मिलेगा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा कहते हैं। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में एक दूसरा सदन भी होता है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहते हैं। इसका काम होता है कानूनों पर और गहराई से चर्चा करना। तो कोई कानून बनता कैसे है? इसका सफर शुरू होता है एक बिल के तौर पर। पहले इसे सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर लंबी बहस होती है, वोटिंग होती है, और अगर ये पास हो गया तो ये जाता है गवर्नर के पास। और जैसे ही गवर्नर इस पर साइन करते हैं, वो बिल कानून बन जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या कानून हमेशा सदन के अंदर ही बन सकता है? क्या होगा अगर सदन की बैठक ही न चल रही हो और कानून बनाना जरूरी हो जाए? यहीं पर आती है गवर्नर की एक बहुत ही खास शक्ति। जरा सोचिए, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां फौरन एक कानून चाहिए, लेकिन विधानसभा का सेशन ही नहीं चल रहा है। तब सरकार क्या करेगी? तत्काल कानून कैसे बनाएगी? इसका जवाब है अध्यादेश, या जिसे अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये एक टेम्पररी कानून होता है जिसे गवर्नर जारी कर सकते हैं, और इसकी ताकत बिल्कुल एक सामान्य कानून जितनी ही होती है। पर हां, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। जैसे ही विधानसभा की बैठक दोबारा शुरू होती है, इस टेम्पररी कानून को 6 हफ्तों के अंदर अंदर मंजूरी दिलानी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए, कानून बनाने वाले हो गए, लागू करने वाले हो गए। अब आते हैं कानून के रखवालों पर, यानी हमारे राज्य की न्यायपालिका या जुडिशियरी पर। और यहां भी आपको आईने वाला वही रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखेगा। जैसे पूरे देश के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही हर राज्य की सबसे बड़ी अदालत उसका अपना हाई कोर्ट होता है। अच्छा, हाई कोर्ट तो टॉप पर हो गया, लेकिन उसके नीचे का सिस्टम कौन चलाता है? जिले के लेवल पर न्याय कौन करता है? इसकी कमान भी हाई कोर्ट के ही हाथों में होती है। हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शामिल हैं, वो सब हाई कोर्ट की देखरेख और कंट्रोल में ही काम करते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद है न्यायपालिका की आज़ादी को बनाए रखना।
इससे ये पक्का होता है कि निचली अदालतें भी सरकार के किसी भी अंग के दबाव में आए बिना निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इस आईने वाले सिस्टम का असली मकसद क्या है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी व्यवस्था का सार है। इसका मतलब ये है कि भारत में राज्यों को अपनी सरकारें चलाने की आज़ादी तो है, लेकिन ये ढांचा ऐसा बनाया गया है कि अंतिम कंट्रोल और दिशा केंद्र सरकार के पास ही रहे। मतलब हम पूरी तरह से फेडरल नहीं हैं, हमारा झुकाव यूनिटरी यानी एकात्मक भी है। तो आखिर में इस पूरे सिस्टम का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि पूरे देश में एक जैसी संसदीय प्रणाली है, केंद्र और राज्यों के बीच एक पहले से तय किया हुआ संतुलन है और प्रशासन का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर जगह एक ही तरह से काम करता है। तो हमारे संविधान ने तो एक आईना बना दिया जो केंद्र की छवि को राज्यों में दिखाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में ये प्रतिबिंब, ये रिफ्लेक्शन कितना साफ है और कितना सटीक।